हेलो एवरीवन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूँ, तो उसमें आप लोगों को फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म इन दोनों का मतलब क्या है और ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं। और ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि फोरियर सीरीज क्यों बनाते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों बनाते हैं। मैंने आपको जेड ट्रांसफॉर्म सिखाते वक्त ये भी सिखाया था कि फोरियर सीरीज किस लिए निकाला जाता है या फोरियर ट्रांसफॉर्म किस लिए निकाला जाता है। तो उसी को मैं वापस से रिपीट करूंगा एंड देन आई विल सी दैट कि हाउ वेल वी कैन अंडरस्टैंड दिस फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग फोरियर सीरीज सीखेंगे। तो फोरियर सीरीज जो है ये हमेशा एक पीरियोडिक सिग्नल के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट हियर। जस्ट अ सेकेंड, लुक एट द स्टेटमेंट हियर। फोरियर सीरीज रिप्रेजेंट्स अ पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ टी एज अ सम ऑफ साइनसॉइड्स, दैट इज साइन एंड कोसाइन। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि फोरियर सीरीज क्या करता है, कोई भी सिग्नल को साइन एंड कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कोई भी सिग्नल मतलब कौन सा सिग्नल, जो पीरियोडिक सिग्नल होता है। ओके, एनी पीरियोडिक सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉस एंड साइन। मतलब कॉस और साइन के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी पीरियोडिक सिग्नल बना सकते हो। मतलब सिंपल सी चीज है कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर वेवफॉर्म है, suppose if I'm having a square waveform which is a periodic signal, then I can express this square waveform in terms of sine and cos. That is what the Fourier say, that is what the Fourier series mean कि आप कोई भी, अगर मैंने ट्रायंगुलर वेवफॉर्म भी लिया है तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, फोरियर सीरीज के मतलब साइन एंड कोसाइन के टर्म्स में इसको लिख सकता हूँ। और साइन एंड कोसाइन टर्म आपको पता है कि कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, दोनों एक साथ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में होते हैं। अब आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में कैसे? तो ई रेस टू जे थीटा जो यूलर ने हमको फॉर्मूला दिया था, दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है, अब जस्ट ये थीटा को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, ओमेगा टी के साथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर ओमेगा टी के साथ कैसे रिप्लेस कर सकते हो? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब कि कोई भी चीज कितनी फास्ट घूम रही है, वट एवर द थिंग इज देयर, हाउ फास्ट इट इज रोटेटिंग और हाउ फास्ट इट इज रिपीटिंग, दैट इज कॉल्ड एज ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कितना एंगल कितने टाइम पे ये अगर कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? कितना एंगल कितने टाइम में कवर करेगा। तो ओमेगा का मतलब क्या हो गया, कितना एंगल कितने टाइम में कवर करेगा। सो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी। मतलब यहाँ पे मैं थीटा को रिप्लेस कर सकता हूँ किसके साथ, ओमेगा टी के साथ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यूलर हैज गिवन दिस फॉर्मूला and then we are replacing theta by omega t. Why we are replacing theta by omega t? The very simple thing is that कि omega is always angular frequency and what is angular frequency, कि कितना एंगल कितने टाइम में कवर करेगा पर सेकेंड, हाउ मेनी या हाउ मच एंगल इट इज द सिग्नल इज कवरिंग। ठीक है ना, तो दैट इज व्हाई थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। और दूसरा, एनी सिग्नल, एनी पीरियोडिक सिग्नल कैन बी, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल रहेगा वो आप साइन एंड कॉस के टर्म्स में रख सकते हो। एंड साइन एंड कॉस के टर्म्स में रख सकते हो, इसका मतलब क्या है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख सकते हो। अब यहाँ पे जे किस लिए लिया है? जे इसलिए लिया क्योंकि कॉस और जो साइन है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। मतलब क्या है कि कॉस और साइन को आप यहाँ पे जोड़ नहीं सकते हो, यू कैन नॉट ऐड द वैल्यू ऑफ कॉस विद साइन। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो हमको समझ। तो एनी पीरियोडिक सिग्नल इज द सम ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड एक्सपोनेंशियल सिग्नल। व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक्स? हार्मोनिक्स का मतलब होता है अगर मेरे पास कोई भी एक फ्रीक्वेंसी है, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं इसको किसी नंबर से, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करता हूँ जैसे 1 2 3 एंड 4, तो ये फ्रीक्वेंसी का हार्मोनिक बनता है। हार्मोनिक मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, मल्टीपल ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर सपोज मेरा फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज का है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, तो अगर मैं 20 हर्ट्ज बोलता हूँ, सो दिस इज द हार्मोनिक बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग 10/2, तो ये हायर हार्मोनिक्स हो गया। ऐसे मैं 30 हर्ट्ज ले सकता हूँ। 30 हर्ट्ज का मतलब क्या कि यू आर मल्टीप्लाइंग द सेम फ्रीक्वेंसी विद 30 हर्ट्ज। तो ये हमें हार्मोनिक्स देता है। दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर एनी पीरियोडिक सिग्नल विल बी इक्वल टू सम ऑफ रिलेटेड एक्सपोनेंशियल, सम ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। मेरे ख्याल से यहां तक का सब कुछ क्लियर हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि एनी पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ टी, अगर मैं कोई भी सिग्नल लेता हूँ एक्स ऑफ टी, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस एंड साइन, दैट इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल। तो ये देखो, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, समेशन, समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो जे के ओमेगा नॉट क्या देगा आपको, जे को छोड़ दो फिलहाल क्योंकि जे इज जस्ट टू मेक श्योर दैट कि कॉस एंड साइन कैन नॉट बी एडेड, सो दैट्स व्हाई वी पुट जे हियर। क्योंकि कॉस और साइन यहाँ पे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरिटी में रहते हैं, तो इसलिए दोनों को ऐड नहीं कर सकते। मतलब एक एक्स एक्सिस में तो दूसरा वाई एक्सिस में, सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट ऐड इट, सो दैट्स व्हाई वी टेक इट एज जे।
तो जे को छोड़ दो, बचा क्या है, के ओमेगा नॉट। के ओमेगा नॉट का मतलब क्या हो गया, हार्मोनिक्स ऑफ ओमेगा नॉट। एम आई क्लियर विद दिस? लेट मी रब ऑल दीज थिंग्स। ठीक है ना। यहाँ पे जब मैं के ओमेगा नॉट टी निकाल, के ओमेगा नॉट टी का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल सा है कि के ओमेगा नॉट टी मीन्स हार्मोनिक्स ऑफ ओमेगा नॉट, बिकॉज के इज मल्टीपल, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ ओमेगा नॉट। एंड व्हाट इज सी ऑफ के, ये बताएगा कि उस फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड कितना है। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा मान के चलूं, देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वापस से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। चीजों को समझो, बहुत इजी है, एक बार समझ में आ गया तो देर इज नथिंग लाइक इट इज डिफिकल्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जस्ट अ सेकंड, लेट मी इरेज दिस पार्ट। अच्छा, यहाँ पे पीरियोडिक का मतलब ये नहीं होता है कि वो साइन ही रहेगा या कॉस ही रहेगा। पीरियोडिक मतलब एनीथिंग दैट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एक ये दिखाता हूँ कि सपोज मेरे पास एक सिग्नल है ऐसा साइन वेव, और एक और सिग्नल है जो ये फ्रीक्वेंसी के डबल में जा रहा है, मतलब इसका एक हार्मोनिक मिलेगा। फ्रीक्वेंसी हाफ हो गया, डबल नहीं, टाइम पीरियड डबल हो गया और फ्रीक्वेंसी हाफ हो गया। अगर मैं इन चीजों को जोड़ूंगा, अगर मैं इन चीजों को दोनों को एक साथ जोड़ूंगा तो कहीं ना कहीं ये कैसा आएगा पता है क्या, कि ये चीज इसके साथ जुड़ रही है। ठीक है ना। तो हो सकता है कि ये सिग्नल कुछ ऐसा बने, ये जस्ट एक मैं रैंडम ले रहा हूँ, तो आप देखोगे कि ये सिग्नल दिखने में रैंडम है, लेकिन ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। हमें क्लियर विद दिस? तो हो सकता है कि ये सिग्नल भी आपका पीरियोडिक है, लेकिन ये पीरियोडिक सिग्नल में कितने फ्रीक्वेंसीज हैं, दो फ्रीक्वेंसीज हैं। तो ये बताएगा कि कितने फ्रीक्वेंसीज है, और ये बताएगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है। हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड इतना है और इसका मैग्नीट्यूड इतना है, फॉर एग्जाम्पल इसका 4 है, इसका 2 है। तो के क्या बताएगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड कितना था। फॉर एग्जाम्पल ये 10 हर्ट्ज का है मान के चलो, और ये कितने का है, सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो टाइम पीरियड ज्यादा हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गया, तो इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं 5 हर्ट्ज, इसका आधा है। ठीक है ना। तो ये क्या बताएगा कि अगर आप आपके पूरे सिग्नल में, इस सिग्नल में दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है, एक 10 हर्ट्ज का है और दूसरा कितने का है, 5 हर्ट्ज का। और 10 हर्ट्ज का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 4 का आएगा, और 5 हर्ट्ज का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 2 का आएगा। मतलब सीखे की दो वैल्यू निकलेगी, एक 4 आएगा, एक 2 आएगा। और यहाँ पे ओमेगा नॉट का वैल्यू जो भी निकलेगा उसके दो मल्टीपल निकलेंगे, एक होगा अपना 10 और दूसरा होगा अपना 5। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हार्मोनिक्स बनेगा। आई होप दैट दिस इज क्लियर कि फोरियर ने क्या बताया। ओके। और अगर फोरियर ने ये सारी चीजें नहीं बताई होती तो हमें बहुत दिक्कत होती कोई भी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई होप दैट कि अप टू दिस इट इज क्लियर। नाउ द टर्म एक्सप्लेनेशन। तो टर्म एक्सप्लेनेशन क्या है, बहुत सिंपल सा है कि एक्स ऑफ टी आपका पीरियोडिक सिग्नल है, सी ऑफ के क्या आपका एम्पलीट्यूड है, के क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसका हार्मोनिक्स कितना है, मतलब कितने से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या कितने मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है। और ओमेगा नॉट क्या है आपका, 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि थीटा क्या है, एंगल है। थीटा एंगल है, मतलब क्या है, रेडियंस में अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो एक साइकिल को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई रेडियंस। सो 2 पाई अपॉन टी, सो दैट्स व्हाई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। आई होप दैट ये पूरे के पूरे टर्म्स एंड थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। Now let us understand what exactly how we can find out this C of k, मतलब क्या है, नेक्स्ट गोल क्या है हमारा, कि C of k को कैसे फाइंड करते हैं, C of k को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि हमें फाइनली अगर मुझे कोई भी सिग्नल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मुझे C of k का वैल्यू लगेगा और k का वैल्यू लगेगा। तो हम लोग C of k का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सी ऑफ के क्या है, देखो सी ऑफ के का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, 1/t। क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल है तो समथिंग फ्रॉम समथिंग टू समथिंग प्लस कैपिटल टी, मतलब पीरियोडिक, आफ्टर एवरी टाइम पीरियड कैपिटल टी इट इज रिपीटिंग। सो टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी एक्स ऑफ टी ई रेस टू माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे कि ये सर कहाँ से आया है, तो वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद। बट अभी आप सिर्फ याद रखो कि ये फॉर्मूला है हमारा सी ऑफ के निकालने का। मतलब क्या है कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स के कोएफिशिएंट निकालने का ये हमारे पास फॉर्मूला। और सी ऑफ के को हम लोग ए नॉट, ए एन और बी एन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो मीनिंग ऑफ द इक्वेशन। मीनिंग ऑफ द इक्वेशन क्या है यहाँ पे, कि आप सिग्नल को e रेज़ टू माइनस जे के ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको इंटीग्रेट कर रहे हो ओवर द वन टाइम पीरियड, तो एक्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ओमेगा नॉट प्रेजेंट इन द सिग्नल। मतलब ये क्या करता है कि आपके सिग्नल में के ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी वाले कौन कौन से कंपोनेंट है उसका मैच आपको आउटपुट में देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब क्या निकाल रहा हूं मैं। सपोज ये मेरा सिग्नल है, तो मैं इसको जब ई रेस टू माइनस जे के ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये सिग्नल मेरे कौन से फ्रीक्वेंसी के साथ कितना मैच करता है,
वो आउटपुट देगा। मतलब अगर ये फ्रीक्वेंसी का साथ ये फ्रीक्वेंसी अगर मेरे जे के ओमेगा नॉट के साथ मैच हो गया तो आउटपुट में ये आएगा। मतलब क्या कि कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, वो आपको दिखेगा, और फिर उसका एम्पलीट्यूड और उसका फेस हमको बता। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि सी ऑफ के को हम लोग ए और बी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ कॉस, मतलब कॉस के साथ कितना मैच कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दोनों फॉर्म में, मतलब कोई भी पीरियोडिक सिग्नल को आप कॉस और साइन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो कॉस के साथ कितना मैच कर रहा है तो कॉस का बाहर आएगा, साइन के साथ कितना मैच कर रहा है तो साइन का बाहर आएगा, मतलब कितना कॉस का कंपोनेंट है और कितना साइन का कंपोनेंट है। तो कॉस के कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को मैंने ए ऑफ एन से रिप्रेजेंट किया है, साइन के कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को हमने बी ऑफ एन से रिप्रेजेंट किया। एंड व्हाट इज दिस ए नॉट? ए नॉट इज वेरी सिंपल। अगर मेरा कोई सिग्नल है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये सिग्नल ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है ना, तो इसमें कोई डीसी कंपोनेंट नहीं था। अगर यही सिग्नल मेरा ऐसा होता, पीरियोडिक सिग्नल ही है, देखो रिपीट कर रहा है, आफ्टर एवरी टाइम पीरियड इट इज रिपीटिंग, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या फर्क है कि यहाँ पे सर डीसी शिफ्ट नहीं है, यहाँ पे डीसी जीरो है, कोई डीसी कंपोनेंट नहीं है। अगर मैं इसको किसी एक डीसी के साथ ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल ये सिग्नल को इस सिग्नल के साथ ऐड कर दूं, तो हर जगह पे ये इतना सिग्नल, इतना वैल्यू, सपोज ये टू का है तो ये टू एम्पलीट्यूड इन सबको ऐड होगा, तो ये पूरा का पूरा सिग्नल विल बी शिफ्टेड बाय टू वैल्यू टुवर्ड्स द अपर साइड, क्योंकि अपर है। अगर ये अगर नेगेटिव होता तो यही मेरा सिग्नल कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे आ जाता। आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि ए नॉट क्या दिखा रहा है कि कितने से शिफ्ट कर रहे हैं, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, मतलब क्या दिखा रहा है, डीसी कंपोनेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एन ए एन रिप्रेजेंट्स कितना कॉस है उसमें, बी एन रिप्रेजेंट कि कितना साइन है इस सिग्नल में, तो ये सिग्नल में कितना कॉस है, ये सिग्नल में कितना साइन है, कितने के साथ मैच कर रहा है, और अगर इसमें शिफ्ट है तो वो हमको कौन बताएगा, डीसी शिफ्ट बताएगा, दैट इज ए नॉट। आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है ना। तो हम ए नॉट ए एन बी एन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल टर्म सी ऑफ के क्या हो गया हमारा, 1/2 ए ऑफ के माइनस जे बी ऑफ के। मतलब सी ऑफ के का अगर मैं टर्म निकालू इन टर्म्स ऑफ ए एन और बी एन, तो दैट इज हाफ ऑफ, अगर मैं सी एन बोल रहा हूँ तो हाफ ऑफ ए एन माइनस जे बी एन लिखेंगे, अगर मैं के बोल रहा हूँ तो हाफ ऑफ ए के माइनस जे बी के लिखेंगे। ठीक है। तो अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन क्या है कि भाई एक्स ऑफ टी तो हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में कि मतलब कोई भी पीरियोडिक सिग्नल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल मतलब साइन एंड कॉस के टर्म्स में हम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जे है। ठीक है ना, साइन एंड कॉस के टर्म में लिखते हैं, फिर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी हम देख चुके हैं, एंड सी के इज द फोरियर कोएफिशिएंट। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, सिर्फ ध्यान दो। कोई मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है कि हम लोग क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एक्स ऑफ टी वॉज इक्वल टू समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी ऑफ के ई रेस टू जे के ओमेगा नॉट टी, ये हमारे पास फॉर्मूला था। हम इसी फॉर्मूला को यूज करके सी ऑफ के का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, देखो दोनों तरफ ई रेस टू माइनस जे एम ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ द साइड्स। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, ई रेस टू माइनस जे एम ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई किया, सिंपल। अच्छा, अब एलएचएस को फिलहाल छोड़ दो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ आरएचएस के ऊपर ध्यान देते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। तो ई रेस टू जे के ओमेगा नॉट टी एंड ई रेस टू माइनस जे एम ओमेगा नॉट टी, बेस सेम है, तो इंडाइसिस को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इंडाइसिस क्या बन जाएगा, ई रेस टू जे के ओमेगा नॉट टी माइनस जे एम ओमेगा नॉट टी। समझ में आ गया, इंडाइसिस को हमने ऐड कर दिया क्योंकि दोनों सेम थे। सॉरी, जे एम ओमेगा नॉट टी, नॉट एम नॉट, ओमेगा नॉट टी है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इंडाइसिस को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। अब इंडाइसेस को ऐड करने का जो भी कॉमन दिख रहा है उसको आप बाहर निकालो, दैट्स इट। सो ई रेस टू जे आपको कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बच गया, के बच गया, माइनस एम बच गया, ओमेगा नॉट टी भी आपके पास कॉमन है तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, ई रेस टू जे के माइनस एम ओमेगा नॉट टी। आरएचएस हमारा चेंज हो गया, चेंज हो गया मतलब रीअरेंजमेंट किया। तो ई रेस टू जे के माइनस एम ओमेगा नॉट टी। ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल है तो सिमिलैरिटी पूरे सिग्नल में निकालने के बजाय अगर मैं एक टाइम पीरियड का भी सिमिलैरिटी निकाल रहा हूँ तो दूसरे टाइम पीरियड में भी वही कॉस और साइन रहेगा। तो इसको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना इंटीग्रेट करो और इसमें कॉमन क्या निकाल लो, तो नेक्स्ट में भी उतना ही कॉमन रहेगा, उसके नेक्स्ट साइकिल में भी उतना ही कॉमन रहेगा। नई चीज क्या है इसमें, क्योंकि वो पीरियोडिक सिग्नल है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो सिमिलैरिटी निकालने के लिए, अच्छा इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी दो फंक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, तो दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि दोनों की सिमिलैरिटी निकालना, दैट्स इट। दोनों फंक्शन कितने सिमिलर है, तो ये फंक्शन में ये फ्रीक्वेंसी का कौन सा मैच हो रहा है वही आपको आउटपुट में दिखेगा, और वही हमको चाहिए कि भाई कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, मतलब क्या है, मैच निकालो। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है वही अगर आउटपुट में आ गया मतलब इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी है, और अगर नहीं आया तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है।
दैट्स इट। तो इसलिए हमने उसको एक ही टाइम पीरियड के ऊपर मल्टीप्लाई किया। तो कहां से कहां तक किया, टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी। आप मतलब बहुत सारे बुक्स में इसको जीरो टू कैपिटल टी भी लेते, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फाइनली टाइम पीरियड ओवर कितना है, टी का ही है। तो यहाँ पे भी टी नॉट प्लस टी का मतलब क्या, टाइम पीरियड कितना हो गया, टी नॉट प्लस टी माइनस टी नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कितना हो गया, टी नॉट कैंसिल हो गया, तो फाइनली टी का ही आएगा। तो जीरो टू टी ले लो तो भी टाइम पीरियड टी है, टी नॉट प्लस टी टू माइनस सॉरी टी नॉट प्लस टी लिया तो भी टी। ठीक है ना, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे थे, लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेट किया तो राइट साइड पे भी इंटीग्रेट किया। अभी सी ऑफ के क्यू बाहर निकाले वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा कहां से कहां तक, टी नॉट से लेके टी नॉट प्लस टी तक आएगा। और किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है, किससे, ई रेस टू माइनस जे ओमेगा नॉट टी से। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अब इंटीग्रेट करते वक्त थोड़ा ध्यान दो, ये टर्म जो है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये टर्म जो है वो टी के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये टर्म टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। तो इसलिए ये कांस्टेंट हो गया, इसको आप बाहर निकाल, मतलब कांस्टेंट मतलब टी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो उसको अंदर क्यों रख रहे हो इंटीग्रेशन। इसलिए हमने उसको बाहर निकाल लिया और समेशन के साथ दे दिया, क्योंकि समेशन में के है। अब आप बोलोगे सर समेशन क्यों बाहर निकाला, क्योंकि समेशन इज रिलेटेड टू दिस टर्म एज वेल एज दिस टर्म, क्योंकि यहाँ पे भी के है, इसलिए समेशन जो है ये दोनों के लिए। हमें क्लियर विद दिस, बट के जो है वो सिर्फ सीके के लिए, मतलब सीके सॉरी सीके जो है वो सिर्फ के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने उसको सिर्फ समेशन के साथ रख दिया, बाकी किसी के साथ नहीं रखा। ठीक है, चलो फिर टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी ई रेस टू जे के माइनस एम ओमेगा नॉट टी। अब देखो इसका वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, लेट मी रब दिस थिंग। पहले इसको मिटा देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा गया वो वैसा क्यों आया, वो थोड़ा सा अगर आपने समझ लिया तो डेरिवेशन कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। इट इज वी आर एट द एंड ऑफ द डेरिवेशन, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। बहुत बार मतलब पूछा जाता है, रिपीटिशन होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, कि डिराइव द कोएफिशिएंट्स ऑफ फोरियर सीरीज। तो आप लोगों को ये फोरियर सीरीज डिराइव करना है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हमारा, अब मैं सिर्फ आरएचएस ले रहा हूँ, आरएचएस में भी सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा है कि मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ, मतलब यहाँ पे डेरिवेशन में नहीं दिखा है बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी। अब ई रेस टू जे जो है उसको मैं एक्सपांड करके ऐसे लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ के माइनस एम ओमेगा नॉट टी प्लस इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी। जे ले लिया मैंने बाहर, क्योंकि ई रेस टू जे थीटा को कैसे लिख सकते हैं आप, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, और थीटा के बदले कितना है हमारे पास अभी, ये पूरा का पूरा टर्म। तो इसलिए कॉस ऑफ दिस प्लस जे साइन ऑफ दिस, तो जे के आगे फिर वापस से क्या ले रहा हूं मैं, साइन ऑफ के माइनस एम ओमेगा नॉट टी, के माइनस एम ओमेगा नॉट टी। अब ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। अगर के इक्वल टू एम हुआ, अगर के इक्वल टू एम हुआ तो इसका वैल्यू कितना हो गया, जीरो, इसका वैल्यू भी कितना हो गया, जीरो। सिंपल सा है, सिंपल सा फंडा है, ध्यान से समझो। अगर के इक्वल टू एम हो गया तो इसका वैल्यू भी जीरो है, इसका वैल्यू भी जीरो है। कॉस ऑफ जीरो कितना रहता है, वन रहता है, सबको पता है। तो ये क्या आ गया आपका, टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी, वन बच गया यहाँ पे, क्योंकि कॉस ऑफ जीरो हो गया पूरा, यहाँ पे वन बच गया विद रिस्पेक्ट टू डी टी। आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, प्लस अगर के इक्वल टू एम है तो यहाँ पे कितना हो गया, साइन ऑफ जीरो हो गया, साइन ऑफ जीरो का मतलब जीरो है, तो इसको छोड़ दो। तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ वन इज टी ओवर द टाइम पीरियड टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी। थोड़ा डिस्टर्बेंस है, समझ के लो, एक फंक्शन चल रहा है बाजू में, बट डोंट वरी, कॉन्सेंट्रेट हियर। ठीक है, तो टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी। अब इसको यहाँ पे रिप्लेस करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी नॉट प्लस टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज टी नॉट। तो टी नॉट कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, टी। तो देखो व्हेन के इक्वल टू एम हमारा आंसर कितना आ रहा है, टी आ रहा है। सिंपल सा है, समझ गए। जब के इक्वल टू एम होगा तो ये दोनों टर्म कॉस ऑफ जीरो साइन ऑफ जीरो हो जाएगा। कॉस ऑफ जीरो वन होता है ओवर द टाइम पीरियड टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी, साइन ऑफ जीरो तो जीरो हो गया, तो इसके बदले हम डायरेक्टली जीरो लिख लेंगे। तो बचा क्या, वन बच गया। वन का इंटीग्रेशन कितना होता है आपको मालूम है, एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट सॉरी वन का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, वन का एक्स होता है, तो टी का dt का टी हो जाएगा। लेकिन टाइम पीरियड कहां से कहां तक है, टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो हमारा आंसर टी आ गया। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा, अगर के नॉट इक्वल टू एम, दो ही केस हो सकते हैं ना, एक तो के इक्वल टू एम हो सकता है, नहीं तो के इज नॉट इक्वल टू एम। अगर के इज नॉट इक्वल टू एम है
मतलब क्या है, साइन और कॉस एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, साइन और कॉस को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। साइन और कॉस को मैं अगर ओवर द टाइम पीरियड इंटीग्रेट करूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। तो जितना पॉजिटिव है अगर मैं उतना ही नेगेटिव ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा, जीरो। यहाँ पे भी चेक करके लो, ये ओवर द टाइम पीरियड जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, मतलब ये दोनों को मिलाओगे तो जितना पॉजिटिव बन रहा है उतना ही नेगेटिव है। तो दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना है, वापस से जीरो आएगा। सो दैट्स व्हाई व्हेन k इज नॉट इक्वल टू m, तो हमारा आंसर कितना गया, जीरो। तो दो ही केस बन गए, k इक्वल टू m रहेगा तो आंसर कितना आएगा, t। और जब k इज नॉट इक्वल टू m तब हमारा आंसर आएगा जीरो। सिंपल है। सो यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए आएगा जब k इक्वल टू m होगा। तो यहाँ पे मैं k को m के साथ रिप्लेस करूंगा तो मेरा आंसर t आएगा। ठीक है ना। तो ये वाला टर्म हमारा क्या बच गया, सिर्फ t बच गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दिस टर्म इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू t। और वो भी कब, जब k इक्वल टू m होगा। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है। सो हमारा एलएचएस जैसा था वैसे ही रखा है। आरएचएस हमारा क्या था, देखो ध्यान से भी। आरएचएस क्या था हमारा, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा जब के इक्वल टू एम होगा। तो ये समेशन कोई वैल्यू बनता ही नहीं है, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। लेकिन आंसर कब निकल रहा है, जब के इक्वल टू एम है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब के इक्वल टू एम होगा तो एक ही वैल्यू बन रहा है, तो समेशन का मतलब ही नहीं बनता है। तो सी ऑफ के क्या हो जाएगा आपका, सी ऑफ एम हो जाएगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कर रहे हो बट एक ही जगह पे आंसर आ रहा है। तो ये जीरो है, ये जीरो है, तो प्लस करके मतलब ही क्या है, तो सिर्फ ये एक ही पकड़ो ना, जहाँ पे आंसर आ रहा है एक ही वैल्यू अवेलेबल है। बाकी सब तो जीरो है, तो समेशन सबका क्या आएगा, इतना ही आएगा जितना अवेलेबल है। तो इसलिए सी के इक्वल टू एम पे हमारा आंसर आएगा, तो समेशन का मतलब बनता नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, के को निकाल, सॉरी, के के बदले कितना रख दिया, एम रख दिया, तो ए की वैल्यू के लिए आंसर है। सिंपल है। या तो यहाँ पे आप सी के लिखो या यहाँ पे एम लिखो, क्योंकि के इक्वल टू एम है। तो या तो यहाँ पे आप के लिखो या यहाँ पे एम लिखो। तो अगर यहाँ पे एम लिख रहे हो तो इधर भी एम हो जाएगा, यहाँ पे के लिख रहे हो तो इधर भी के हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे एम लिख रहा हूँ बट बाद में हम इसको के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे सी एम इंटू टी बच गया, आपको क्या निकालना था, इसका ही वैल्यू निकालना था। तो इसको इधर छोड़ो, टी को उधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई टी हो जाएगा। देखो आपका आंसर क्या है, सी ऑफ एम इक्वल टू वन बाई टी इंटीग्रेशन ओवर अ टाइम पीरियड, टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी का मतलब क्या है, ओवर अ टाइम पीरियड। क्या बच गया, जो सिग्नल दिया है एक्स ऑफ टी, उसको आप मल्टीप्लाई करो ई रेस टू माइनस जे एम ओमेगा नॉट टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो। अच्छा, मैंने आपको बताया था के और एम का वैल्यू सेम है, इसलिए हमने उसको के से रिप्लेस कर दिया। तो वन बाई टी, टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी, एक्स ऑफ टी ई रेस टू माइनस जे के ओमेगा नॉट टी टी टी। तो ये बन गया आपका फोरियर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। मतलब एक्स ऑफ टी तो उसने दिया है, सिग्नल तो उसने दिया होगा ना आपको, जिसका आपको फोरियर कोएफिशिएंट निकालना है, उसने उसका सिग्नल दिया होगा, जो भी सिग्नल है। फॉर एग्जांपल ये सिग्नल दिया, तो ये आपका एक्स ऑफ टी हो गया ओवर अ टाइम पीरियड। इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें जो जो फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होंगे, जिस जिसके हार्मोनिक्स अवेलेबल होंगे, वही सिर्फ आउटपुट में आंसर आएगा। मतलब इसके अंदर कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है, किसके, साइन के और कॉस के, कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, वही हमारे आउटपुट में है। मतलब मैं क्या मतलब निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी एक पीरियोडिक सिग्नल में कितने साइन के कंपोनेंट है और कितने कॉस के कंपोनेंट है, और उनका फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड कितना है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब आप कोई भी पीरियोडिक सिग्नल अगर आपको बनाना है, अगर मैं ये बनाना चाहता हूँ, तो ये मैं डायरेक्टली कहाँ से बनाऊंगा, तो ये बनाऊंगा मैं फाइनली साइन और कॉस से। देखो साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, तो बनाऊंगा साइन और कॉस से। मतलब आपको ऑसिलेशन, अगर आप देखोगे तो ऑसिलेटर कौन से लगने वाले हैं, एक साइन वेव जनरेटर लगेगा और एक क्या है, कॉस वेव जनरेटर। अब सर कॉस वेव जनरेटर तो हमने देखा नहीं आज तक, अरे कुछ नहीं है, साइन को 90 डिग्री से शिफ्ट करके अगर आप कोई एक ऑसिलेटर बनाओगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो कॉस और साइन के कॉम्बिनेशन से आपका ट्रायंगुलर वेव बन रहा है, आपका स्क्वायर वेव बन रहा है, या कोई भी पीरियोडिक सिग्नल। ये भी एक पीरियोडिक सिग्नल है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, ऐसा भी ये भी क्या है, पीरियोडिक सिग्नल ही है। क्लियर हो गया, तो समझने की कोशिश करो। तो इसलिए हम लोग फोरियर कोएफिशिएंट निकालते हैं। मतलब फोरियर कोएफिशिएंट या फोरियर सीरीज हमको क्या बताता है कि इस सिग्नल में अगर मुझे ये सिग्नल बनाना है तो कितने साइन ऑसिलेटर्स लूं, कितने कॉस के ऑसिलेटर्स लूं, और उनका मैग्नीट्यूड कितना रखूं, उनका फ्रीक्वेंसी कितना रखूं, कि जब मैं इन सबको जोड़ूं तो वापस से क्या बनना चाहिए, मेरा जो सिग्नल मुझे बनाना है वो बनना चाहिए। यही हमें फोरियर ने बताया। बहुत बड़ी बात है, फोरियर हैज गिवन अ लॉट ऑफ थिंग। ये कोई मजाक नहीं था कि उसने इतना सब कुछ बनाया, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो उसने हमको दिया है। तो यही समझना है हमें। सो यहाँ पे देखो फाइनली हमारा लास्ट कंक्लूजन क्या है, बाय मल्टीप्लाइंग द फोरियर सीरीज विद e raised to माइनस जे के ओमेगा नॉट टी, हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग ओवर वन टाइम पीरियड, ऑल टर्म वैनिशेस, मतलब हमारे पास वो सारे टर्म चले जाएंगे जो इसके साथ मैच नहीं करते, एक्सेप्ट द डिजायर्ड कोएफिशिएंट। जो हमें डिजायर्ड सिग्नल है वही आउटपुट में देगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, ड्यू टू ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या होता है, जहां पे मैच होता है वहां पे आंसर आता है, जहां पे मैच नहीं होता वहां पे आंसर हमारा जीरो आता है। ठीक है ना, यील्डिंग द एक्सप्रेशन फॉर सी ऑफ।
तो ये हमको सी ऑफ के मिलेगा। और यही अगर उसने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में पूछा तो सी ऑफ के को हम लोग रिप्लेस करेंगे ये वाले फॉर्मूला से। बात एक ही है, दोनों एक ही चीज है। देखो सी ऑफ के और ये दोनों एक ही चीज है। सी ऑफ के भी क्या बता रहा है, ई रेस टू जे थीटा बता रहा है। ई रेस टू जे थीटा का मतलब क्या है, कॉस कितना साइन कितना, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो ये भी क्या बता रहा है, कितना कॉस कितना साइन। तो जितना साइन का कंपोनेंट होगा हम उसको bn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना कॉस का कंपोनेंट होगा उसको हम an से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उसमें कोई डीसी है तो हम उसको a0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ये वाला टर्म पूछा है तो यही डेरिवेशन करके आप लास्ट में क्या बता सकते हो कि सी ऑफ के जो है, सी ऑफ के जो है दैट इज नथिंग बट 1/2 a ऑफ के माइनस जे बी ऑफ के। मतलब यही डेरिवेशन करके आप लास्ट में क्या लिख सकते हो, वी नो दैट सी ऑफ के इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में ए ऑफ के माइनस जे बी ऑफ के। तो ए ऑफ के माइनस जे बी ऑफ के को जब आप एक्सपांड करोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। दैट्स इट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आई होप दैट दिस इज क्लियर। तो ये लेक्चर में मैंने आपको बताया कि फोरियर सीरीज और फोरियर सीरीज क्यों निकालते हैं और फोरियर सीरीज के कोएफिशिएंट्स कैसे निकाले जाते हैं, उसका डेरिवेशन देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स लूंगा, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स लूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जनरली। कोई भी एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम ले लो या फिर बाहर भी अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, तो कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल के कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए हमें बोला जाता है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग।